हेलो गाइस, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है इंडिया के फाइनेस्ट एजुकेशन चैनल ग्रो अप पे। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का एफसीएफएस। दोस्तों एफसीएफएस क्या है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन यहाँ करेंगे विद एग्जांपल। तो लास्ट तक बने रहिए। आज की क्लास के बाद से आपको एफसीएफएस का जो प्रॉब्लम है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर नहीं किया तो अधिक से अधिक शेयर भी कर दे। ये जो वीडियो है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, आइदर केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, रीट का एग्जाम या फिर डी ट्रिपल एस बी, एच टेट, किसी भी कंप्यूटर टीचर का एग्जाम या फिर एच टेट या फिर यूजीसी नेट, गेट का एग्जाम और वॉट एवर योर कंप्यूटर साइंस बेस्ड एग्जाम, उस सारे एग्जाम में ये वीडियो आपको बेनिफिट करने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बारे में। सिंपल सा बात है, एफसीएफएस का फुल फॉर्म यही होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये है क्या? तो ये आपका एक सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम वगैरह क्या होता है ये ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, इसके बारे में अगर देख सकते हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जस्ट लाइक ए फीफो, ये फीफो की तरह ही काम करता है जैसे क्यू में होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा उसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। वेयर द डेटा एलिमेंट विच इज एडेड टू द क्यू फर्स्ट इज द वन हु लिव्स द क्यू फर्स्ट। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो भी एलिमेंट पहले आएगा उसका काम पहले होगा। आप कोई भी हो, आप कहीं के भी विधायक हो, कहीं के भी मंत्री हो, कोई मतलब नहीं, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। अगर आसान भाषा में मैं बोलूं तो ये कैसे काम करता है, जो पहले आएगा उसे पहले मिलेगा। ठीक है, यही लॉजिक है और कुछ नहीं यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे फीफो लिख दिया। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, इट इज ए नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। दोस्तों नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कहने का मतलब क्या हो गया? कल की वीडियो में मैंने बता दिया था। नॉन प्रिमिटिव कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई भी पहला इंसान आया है, जब तक उसका काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक दूसरे इंसान को मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी भाई आप अपना काम कर लो, 1 घंटे में कर लो, 2 घंटे में कर लो, डजेंट मैटर, जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरे प्रोसेस को चांस नहीं दिया जाएगा। यही होता है नॉन प्रिमिटिव, यानी कि कोई रिमेनिंग टाइम नहीं होता है, टिल कंप्लीशन तक ये आपके रेडी क्यू में बैठा रहता है कोई भी प्रोसेस। यही है नॉन प्रिमिटिव का। अगर कंफ्यूजन है आपको तो कल वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, कल वाली वीडियो मैंने प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डिटेल में डिस्कस करी है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इस एफसीएफएस कहने का मतलब क्या हो गया? द प्रोसेस विच अराइव फर्स्ट इन द रेडी क्यू इज फर्स्टली असाइन टू द सीपीयू। वो प्रोसेस जो रेडी क्यू में पहले आएगा, यानी रैम में जो पहले आएगा, वही पहले सीपीयू को असाइन किया जाएगा काम को करने के लिए। इन केस ऑफ टाई, अगर ऐसा हो जाए कि दो प्रोसेस एक साथ आ जाए, ठीक है, हो सकता है भाई, प्रोसेस विथ सिमिलर प्रोसेस आईडी इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। यानी कहने का मतलब है कि वैसा प्रोसेस जिसका स्मॉलर प्रोसेस आईडी होगा। दैट मीन्स अगर मान लो कि कोई P1 है और P2 है, दोनों का अराइवल टाइम 10 ही है, तो स्मॉलर कौन है? तो P1 स्मॉलर है, तो इसकी प्रायोरिटी पहले होगी दोस्तों। और ऑलरेडी मैंने बता दिया, इट इज ए प्रिमिटिव इन नेचर। प्रिमिटिव इन नेचर कहने का मतलब क्या हो गया? ऑलरेडी जो भी आएगा उसका पूरा काम कंप्लीट होगा तभी दूसरे को चांस दिया जाएगा। यही होता है प्रिमिटिव इन नेचर। क्लियर है? आई होप कंप्लीटली ओके। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। आई होप सो पूरा एफसीएफएस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहां तक मैंने बात करी कॉन्सेप्ट की, अब मैं बात करूंगा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। दोस्तों एफसीएफएस का एडवांटेज क्या है? इट इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत आसान है, इजी है और आसानी से समझा जा सकता है। इट कैन बी इजिली इंप्लीमेंटेड यूजिंग क्यू डेटा स्ट्रक्चर। इसको आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सकता है क्यू डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंट करके। जैसे कि क्यू किस पे काम करता है? तो फीफो पे काम करता है। दैट इज क्लियर। इट डज नॉट लीड टू स्टारवेशन। ये स्टारवेशन के प्रॉब्लम को नहीं बढ़ाता है। अब सवाल ये आएगा कि सर ये स्टारवेशन का प्रॉब्लम क्या होता है? तो दोस्तों स्टारवेशन का प्रॉब्लम ये होता है, ऑलरेडी मैंने पहले भी डिस्कस करी है लेकिन फिर भी मैं बताता हूं कि अगर मान लो कि दो प्रोसेस है और किसी भी प्रोसेस को उसकी प्रायोरिटी कम होने की वजह से अगर वेट करना पड़े तो उसे हम लोग स्टारवेशन का प्रॉब्लम कहते हैं। अगर मान लो कि दो प्रोसेस है,
P1 का काम है 10 यूनिट तक, इसका काम है 1 ही यूनिट तक। अब है इसे बहुत देर तक वेट करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हाई होगी। तो इस केस में अगर प्रायोरिटी के केस में किसी प्रोसेस को वेट करना पड़ता है बहुत देर, तो ये जो प्रॉब्लम लीड करता है उसे हम लोग कहते हैं स्टारवेशन का प्रॉब्लम। ठीक है, सिंपल सा समझिएगा, प्रायोरिटी के कारण अगर किसी भी प्रोसेस को वेट करना पड़े तो वो हमारा स्टारवेशन के प्रॉब्लम को लीड करता है। ओके, क्लियर है? तो ये हमारा इसका एडवांटेज है, इसमें स्टारवेशन का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं क्योंकि प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट इसमें है ही नहीं। ठीक है, तीन चीज आसानी समझ, ये हो गया एडवांटेज। अब आते हैं डिसएडवांटेज में। इट डज नॉट कंसिडर द प्रायोरिटी और बर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेस। सिंपल सा बात है, यही मैं अभी बात ही कर रहा था, इसमें प्रायोरिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई इस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है तो इसका काम पहले होगा, इसका प्रायोरिटी कम है तो इसका काम बाद में होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट एफसीएफएस का। एफसीएफएस क्या है, कैसे काम करता है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी नुकसान क्या है, यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पे बात करते हैं। डेफिनेशन तो आएगा ही। देखो अभी तक जो मैंने पढ़ाया उससे आपसे एडवांटेज से क्वेश्चंस बनता है, और उसके फीचर से क्वेश्चंस बनता है, उसके वर्किंग नेचर से क्वेश्चंस बनता है, ये तो सारे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स की बात। न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में क्या होता है कि ऐसे ही आपको प्रोसेस आईडी वगैरह दिया रहता है। ठीक है, प्रोसेस आईडी दिया रहता है, उसका अराइवल टाइम दिया जाएगा, बस टाइम दिया रहेगा। आपसे पूछा क्या जाएगा? आपसे टर्न अराउंड टाइम पूछा जाता है, आपसे वेटिंग टाइम पूछा जाता है, आपसे कंप्लीशन टाइम पूछा जाता है, जिसे हम लोग एग्जिट टाइम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये या तो कभी एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा जाए, या तो कभी एवरेज वेटिंग टाइम पूछा जाए, या एवरेज कंप्लीशन टाइम या एग्जिट टाइम पूछा जाए। ठीक है, यही क्वेश्चन बनता है और किसी भी तरह का क्वेश्चन इससे नहीं बनता है। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पर्टिकुलर प्रोसेस का क्या बर्स्ट टाइम होगा, सॉरी टर्न अराउंड टाइम होगा या वेटिंग टाइम होगा, ये भी पूछा जाता है। पर्टिकुलर प्रोसेस वाइज भी पूछा जाता है, टोटल भी पूछा जाता है, और एवरेज भी पूछा जाता है। इतने ही तरह के क्वेश्चन हैं जो यहाँ से रेज होते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन को अभी मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। ठीक है, इसके बाद आज के वीडियो के बाद से आपको किसी तरह की समस्याएं नहीं रहेगी। एटलीस्ट एफसीएफएस का प्रॉब्लम तो आपका क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसे हम इरेज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करना है। एवरेज आएगा तो एवरेज तो कर ही लोगे। हमें वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना है, और हमें कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करना है। ये तीन चीज, सीटी मतलब कंप्लीशन टाइम, इसे एग्जिट टाइम भी कहते हैं। वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या है, वेटिंग टाइम क्या है, कंप्लीशन टाइम क्या है, कल वाली वीडियो देख लेना। कल मैंने क्राइटेरिया सारा डिस्कस कर रखा है। अगर दिक्कत भी होगा तो कमेंट बॉक्स में आपके पास है, आप वहां पे मुझे क्वेरीज कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कंप्लीशन टाइम। ठीक है, किसी कोई भी अगर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सबका प्राइमरी पार्ट होता है गैंट चार्ट। हम सारे प्रोसेस का सबसे पहले गैंट चार्ट तो डिजाइन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का गैंट चार्ट डिजाइन करने पे। ठीक है दोस्तों, अब ये गैंट चार्ट हो गया। अब क्या है, ये काम किस पे कर रहा है? तो FCFS, यानी कि जो पहले आया उसका काम पहले होगा। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं आया है, तो मेरा अभी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो जीरो पे। ठीक है, अभी जीरो, कुछ नहीं तो जीरो तो होगा ही ना। तो अब देखो देखो नियमता बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं कि सर P1 पहले आया तो P1 को पहले कर देते हैं, P2 उसके बाद आया, यानी सीरियल नंबर से राइट डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको ध्यान रखना पड़ता है उसके अराइवल टाइम को। ठीक है, इसके कंसिडरेशन में FCFS होता है। ठीक है, अब देखो किसका अराइवल टाइम सबसे कम है? तो सबसे कम अराइवल टाइम किसका है? P3 का, यानी सबसे पहले P3 आया होगा ना। जीरो यूनिट टाइम पे कौन आ गया होगा? जीरो यूनिट टाइम पे आपका P3 आ गया होगा। लो भाई, P3 का काम हो गया, काम खत्म। ये पूरा काम कंप्लीट करेगा। क्यों करेगा पूरा काम? अब देखो जीरो यूनिट पे कौन सा प्रोसेस आया? तो P3 आया। कितना काम करता है? तो 3 यूनिट काम करता है। तो 0 to 3, 3 यूनिट काम खत्म। अब मैंने यहाँ 3 क्यों लिखा? इसलिए 3 लिखा क्योंकि 3 यूनिट काम करता है। ठीक है,
अब पूरा क्यों लिख दिया, इसलिए क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव में एक साथ ही उसका पूरा काम कंप्लीट होता है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, P3 का काम कंप्लीट। अब दूसरा देखते हैं इसके बाद कौन सा प्रोसेस आया होगा। तो दोस्तों इसके बाद प्रोसेस आया होगा 0 से 3 के बाद, ये है P1, P1 आया होगा। सिंपल सा लॉजिक, क्योंकि इसके बाद अराइवल टाइम इसी का है, तो ये मैंने P1 लिख दिया। अब P1 का कितना टाइम है, कितना काम कितना करता है, तो 5 यूनिट काम करता है। तो 3 में आया था और 5 यूनिट काम किया, यानी कितना हो गया, 8 यूनिट। दोस्तों अब थोड़ा सा यहां पे समझिएगा, 0 से 3 के भी यूनिट काम हुआ है, 0 से 3 के बीच में। अब 0 से 3 के बीच में वो सारे प्रोसेस जो जीरो अराइवल टाइम पे आया होगा वो भी आ चुका होगा रेडी क्यू में, जो 1 होगा वो भी आ चुका होगा, 2 भी होगा वो भी आ चुका होगा, 3 होगा वो भी आ चुका होगा। यानी जब मेरा 0 से 3 तक काम हो चुका है, तो इस बीच में जिसका भी अराइवल टाइम मैच करेगा वो सारा मेरा रेडी क्यू में आके बैठ जाएगा। वो एक्चुअली यहाँ पे दिखा नहीं रहा क्योंकि वैसा है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इन केस आपको पूछा जाए तो ये समझ सकते हैं, जनरल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि 0 से 3 तक चला, दैट मीन्स 0 भी अराइवल टाइम कंप्लीट किया होगा, 1 भी अराइवल टाइम कंप्लीट किया होगा, 2 भी कंप्लीट किया होगा, 3 भी कंप्लीट किया होगा। तो अगर किसी प्रोसेस का अराइवल टाइम 2 होता तो ऑलरेडी यहाँ पे लाई कर जाता है, ठीक है। चलिए, तो खैर इस क्वेश्चन में इसका लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। 0 से 3 का मतलब ये सब कुछ हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब P1 का काम हो गया। अब देखते हैं कि अब 0 से 8 तक मेरा साइकिल चल चुका है, ऑलरेडी सारा प्रोसेस मेरा आ चुका होगा रेडी क्यू में, ठीक है। अब मुझे बस पिक करना है। अब 0 से 8 तक जा चुका है ना भाई, सबका देखो 5 ही, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो सब आ चुका होगा। अब देखते हैं कि सबसे नियरेस्ट अराइवल टाइम अब किसका है। तो सबसे नियरेस्ट अराइवल टाइम यानी काम कैसे करा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसका काम पहले होगा। तो पहले ये आ गया था 0 यूनिट पे, इसका काम हो गया। उसके बाद 3 यूनिट पे ये आया, इसका काम हो गया। उसके बाद कौन है, ये 4 यूनिट वाला, तो 4 यूनिट का काम होगा, किसका है, P5 का। तो लो भाई ये P5 हो गया। कितना यूनिट काम करता है, तो ये मेरा 4 यूनिट काम करता है, तो 8 4 12 हो गया। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला कौन रह गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया। अब बचा है P2 और P4। अब ये दोनों में कौन सा काम करेगा भाई, तो देखते हैं दोनों का अराइवल टाइम क्या है। तो दोनों का अराइवल टाइम सेम सेम है, ये दोनों अराइवल टाइम सेम हो गया। अब तो कन्फ्लिक्ट कर गया, तो कैसे क्लियर होगा दोस्तों, अभी मैंने बताया था अगर सेम अराइवल टाइम हो जाए तो जो प्रोसेस स्मॉलर होगा उसकी प्रायोरिटी हाई होगी। तो स्मॉलर कौन है, तो P2 है, तो सबसे पहले काम P2 का होगा। P2 कितना बर्स्ट टाइम लेता है, तो 4, तो P2 और 12 और 4 हो गया 16, ठीक है। चलिए अब उसके बाद कौन है, उसके बाद P4 ही बचा, बस 16 यूनिट हो गया इसका। P4 का क्या हो गया दोस्तों, P4 कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट, तो 16 और 2 हो गया 18। आराम से समझिएगा, कोई बड़ा नहीं, आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ। 0 से 3 है आपका, P3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप FCFS पे काम कर रहे हैं तो हमको अराइवल टाइम को कंसिडरेशन करेगा, जो पहले आएगा उसका काम पहले होगा। तो सबसे पहले आया था P3 क्योंकि उसका 0 अराइवल टाइम था। उसके बाद आया P1, तो P3 आया, कितना यूनिट काम किया, 3 यूनिट, भाई ये 3 यूनिट यहाँ पे लिख गया। उसके बाद आया कितना, उसके बाद आया आपका P1 आया, P1 का अराइवल टाइम कितना है, 3 आया, तो ऑलरेडी वो आ चुका है। कितना यूनिट काम किया, 5, तो 3 और 5 8 हो गया। अगला कौन आएगा, अगला 5 आएगा, क्योंकि इसका अराइवल टाइम उसके बाद आता है P4, 4 है इसका अराइवल टाइम। कितना यूनिट काम करता है, 4, तो 8 और 4 12। उसके बाद P2 आएगा, क्यों आएगा P2, क्योंकि उसके बाद अराइवल टाइम इसका आ रहा है। अब आप कहोगे सर P2 और P4 का तो सेम अराइवल टाइम है, तो अभी रूल मैंने बताया कि जिसकी पीरियड जो स्मॉलर प्रोसेस होगा उसको पहले काम होगा, तो इसलिए P2 का काम पहले हुआ। कितना यूनिट काम हुआ, 4, तो 12 और 4 16, इसलिए यहाँ पे 16 लिखा। फिर P2, उसके बाद रह गया P4 का कितना बस टाइम है, तो 2 यूनिट, तो 16 और 2 18 हो गया। ये नहीं हटा दो ऐसे, इसका कोई जरूरत नहीं था। तो ये कंप्लीट बन गया इसका चार्ट, ठीक है। अब कौन किसका कंप्लीशन टाइम है, तो दोस्तों कंप्लीशन टाइम जो P1 का होगा, P1 कब कंप्लीट हो रहा है, P1 8 यूनिट में कंप्लीट हो रहा है, तो ये हो गया कंप्लीशन टाइम P1 का। P2 कब कंप्लीट हो रहा है, 16 यूनिट में, तो ये हो गया P2 का कंप्लीशन टाइम। P3 कब हो रहा है, तो P3 हमारा हो गया 3। फिर P4 कब हो रहा है, तो P4 हमारा 18 यूनिट पे हो रहा है। और फिर मेरा P5 कब हो रहा है, तो P4 मेरा 12 यूनिट पे हो रहा है, ठीक है। चलिए
तो दोस्तों ये मैंने आपको यहाँ पे पूरा ये समझा दिया, लेकिन अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ है। क्या मुझे निकालना है दोस्तों? मुझे यहाँ पे निकालना है टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। कंप्रेशन टाइम तो निकल गया। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए P3 का कंप्रेशन टाइम कितना होता है? आराम से निकाल लोगे। बताइए P4 का कंप्रेशन टाइम कितना होता है? इतना होगा। एवरेज निकालना है तो सबको जोड़ दो और 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं टर्न अराउंड टाइम पे। दोस्तों टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलेगा? दोस्तों टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं क्या? तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यही होगा ना टर्न अराउंड टाइम। यानी जब कंप्लीट हुआ और जब आया था, ये दोनों का डिफरेंस ही टर्न अराउंड टाइम है। टोटल अमाउंट ऑफ टाइम विच स्पेंड बाय प्रोसेस। ठीक है, टोटल अमाउंट टाइम जो होता है वही आपका टर्न अराउंड टाइम हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। जब आया था और जब निकला, तो इसके बीच का जो पूरा समय होगा वो आपका टर्न अराउंड टाइम हो गया। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, याद रखना, याद रखना बहुत आसान है। टर्न अराउंड टाइम क्या हो गया कि जब गाड़ी आई और जब ये निकली, ठीक है, तो इसके जितने देर तक प्लेटफॉर्म में रही वो उसका कंप्लीशन टाइम हो गया। ठीक है, जिसमें वो काम किया, रिपेयरिंग किया, कुछ भी हो सकता है, सेम चीज़ है। देखते हैं, तो टर्न अराउंड टाइम बराबर क्या होगा? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 8 माइनस 3 5 हो गया, 16 माइनस 5 11 हो गया, 3 माइनस 0 3 हो गया, 18 माइनस 5 13 हो गया, 12 माइनस 4 8 हो गया। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, खत्म कहानी। ये हो गया। पर्टिकुलर प्रोसेस का पूछे, एवरेज पूछे, कुछ भी पूछे, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। अगला कौन सा? अगला है आपका वेटिंग टाइम। दोस्तों वेटिंग टाइम बराबर क्या होता है? तो सिंपल, नाम से याद होगा, टर्न अराउंड टाइम, जितना टाइम स्पेंड किया माइनस बस टाइम। यानी कि भाई प्लेटफॉर्म में इस तरह आप समझिए कि काम किया था इतना ही यूनिट, अगर आप अब काम किया एक्चुअल इतना यूनिट, और लेकिन टोटल टाइम कितना स्पेंड किया था तो इतना यूनिट काम किया था, ये दोनों का डिफरेंस ही वेटिंग टाइम होगा ना। अगर मान लीजिए कि 7:30 में ट्रेन आ चुकी है, ठीक है, उसको सवारी को चढ़ाने में 30 मिनट लगा, ठीक है, और वो 8:30 में निकल ली, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है ये हमारा हो गया आपका क्या? टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, लेकिन चढ़ाने में समय कितना लगा? मात्र 30 मिनट का। तो बाकी का 30 मिनट कहीं वेस्ट जा रहा है, दैट मीन्स वो क्या हो गया? वो वेस्ट का वेटिंग टाइम हो गया। आसान भाषा में समझिए, 7:30 में प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आई या बस आई, यात्रियों को चढ़ाने में 30 मिनट लग गया, सारे यात्री चढ़ गए, फिर भी वो 30 मिनट बैठी रही, तो यहां से यहां तक का टाइम है वो टर्न अराउंड टाइम है। लेकिन फालतू का 30 मिनट भी वेट किया है ना, तो वही यहाँ पे वेटिंग टाइम हो गया। तो क्या हो जाएगा? टोटल में से आप जितना देर यात्री को बैठाने में टाइम लगा वो माइनस कर दीजिए, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, खत्म कहानी। ठीक है, चलिए, तो इसका टर्न अराउंड टाइम कितना है? 5। 5 में से 5 गया तो 0 0 तक वेट किया होगा। 11 में से 4 गया तो 8, ये 8 यूनिट वेट किया होगा। नहीं, 11 में 4 आएगा, 7 चलेगा, 7 होगा ना, सॉरी यार, 7 4, हाँ ये 7 होगा। 3 में से 3 दैट मीन्स 0, ये भी 0 यूनिट वेट किया होगा। और 13 माइनस 2 दैट मीन्स ये 11 यूनिट वेट किया होगा। 8 माइनस 4 दैट मीन्स ये 4 यूनिट वेट किया होगा। तो आपको एवरेज निकालना है, एवरेज निकाल दो। आपको किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का निकालना है, प्रोसेस निकाल दो। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, मैंने धीरे धीरे आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की। आई होप सो FCFS का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, विथ एग्जाम्पल, विथ न्यूमेरिकल्स, विथ एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड डेफिनेशन। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल वाले वीडियो में आपको कुछ नई चीज़ों के साथ। कैसा लगा सेशन ये मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ग्रो अप चैनल। ठीक है, क्लास का नोटिफिकेशन आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएगा, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और कि आपको बैचेस के बारे में जानना है तो आप मुझे व्हाट्सअप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अगर अभी तक आपने ये काम नहीं किया है। आपके लिए मैं इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना दोस्तों, ताकि मैं जल्दी से लाइव आके क्लास ले पाऊँ। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।